2000 का सवाल है। तब एडवांस नहीं होता था, ठीक है। तो सवाल है जेई 2000 का सवाल है। तो इसमें ऐसे चार्ज रखा हुआ, मान लो वाई एक्सिस पे 8 माइक्रो कूलम, -1 माइक्रो कूलम, फिर -1 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम। अच्छा, 8 माइक्रो कूलम वाला का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? √27/2। और -1 माइक्रो कूलम वाला का है √3/2। ऊपर भी वही डिस्टेंस है, वो हम दिखा नहीं रहे। बोला है कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को इस एक्सिस के अलॉन्ग किस रफ्तार से फेंकें, 0.1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, कि ये ओरिजिन पे पहुंच जाए। ठीक है, ये ओरिजिन पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले वो सुनो। जेई हर 4 से 5 साल में एक बार ऐसा सवाल घुमा फिरा के पूछता है, हर 4 से 5 साल में। ठीक है, अब इसमें क्या है गड़बड़, ध्यान से सुनना। अगर फील्ड थोड़ा सा गौर करो कहीं पे, तो ये 8 माइक्रो कूलम और ये 8 माइक्रो कूलम का फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। और -1 माइक्रो कूलम और -1 माइक्रो कूलम का फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। देयर इज ए चांस कि इस, अच्छा, इन दोनों का नेट फील्ड इधर होगा और इन दोनों का नेट फील्ड इधर होगा। अब अगर इन दोनों का नेट फील्ड बड़ा होगा तो नेट फील्ड किधर होगा, इधर, और माइनस वाले का बड़ा होगा तो इधर। हो सकता है डिस्टेंस कम होते होते ऐसा हो जाए कि माइनस वाले का फील्ड बड़ा हो जाए, माइनस वाले का फील्ड बड़ा हो जाए तो नेट फील्ड पलट जाए, नेट फील्ड पलट जाए। मतलब एक पॉइंट से इधर तक फील्ड कैसे है, इधर की तरफ पॉजिटिव में, और उस पॉइंट के बाद फील्ड निगेटिव में। तो आपको यहां तक नहीं पहुंचाना, बेसिकली आपको उसी पॉइंट तक पहुंचाना। उसके बाद अगर ये उस पॉइंट तक पहुंच गया तो उसके बाद तो ये खुद उसको धक्का देके अंदर लेके चला जाएगा। नहीं समझ में? मान लो जब फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी इधर लगेगा, और फील्ड इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। अब मान लो ये फील्ड पहले इधर था, तो ये घटते 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 कहीं जीरो होगा और फिर कहीं निगेटिव हो जाए, हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अरे हो सकता है ना। तो उस केस में, अच्छा मान लो अगर ओरिजिन तक फील्ड इधर ही रहता, तब तो हमको इसका इतना वेलोसिटी देना होता कि वो वहां पहुंच जाए, मतलब वहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एनर्जी कंजर्वेशन सिंपली, है ना। बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेंगे v, क्या मान लेंगे, पोटेंशियल v, कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, ठीक है। अच्छा, किसी भी जगह पे अगर ये आप खुद भी सोच सकते थे, हम नहीं बताएं क्लास में, लेकिन आप खुद भी सोच सकते थे। जैसे हम कल बताए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज पार्टिकल का कितना होता है, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, अरे होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी B और A दो सिस्टम का दो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बीच में जो चेंज होगा वो होगा Q इंटू V, B माइनस BA, ये तो बता चुके थे। अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी भी तो इन्फिनिटी पे जीरो मान सकते हैं, तो अगर किसी जगह पे हम बोल दिए कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, क्या है, V, और यहाँ पे Q चार्ज ला के रख दिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी,
इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्यू बी। अच्छा बोल देते हैं चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इसमें गड़बड़ कभी मत करना। लेकिन हाँ अगर मेरा सिस्टम हिल डुल नहीं रहा, जैसे ये फिक्स सिस्टम है ना, तो हम बोलेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, इसकी है। याद आ रहा है क्यों, क्योंकि जो भी चेंज होता है इस काइनेटिक एनर्जी में, वो किसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसके। इसीलिए हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को किसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, चार्ज की। जैसे एक ब्लॉक को छोड़ते हैं और ब्लॉक नीचे गिरता है, इस चीज पे बार बार बोल रहे हैं हम, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। वो होता है पोटेंशियल एनर्जी अर्थ ब्लॉक सिस्टम का, लेकिन अर्थ के काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आने से रहा, चेंज किस में आता है, ब्लॉक के। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि mgh किसका पोटेंशियल एनर्जी है, ब्लॉक का, बट बेसिकली है किसका, अर्थ ब्लॉक सिस्टम का। वैसे यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, ठीक है। बट हाँ अपनी सुविधा के लिए हम बोल सकते हैं कि चार्ज का अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल v है तो उस जगह पे q चार्ज रखेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, q भी। क्योंकि पोटेंशियल का एक डेफिनेशन ये भी बताए थे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद करो पोटेंशियल का एक डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन ये भी था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वहीं से ये रिलेशन निकाले थे। कुछ नहीं याद आ रहा, कॉपी पलट के देखोगे तो याद आएगा, समझ में। अब बच्चा क्या इसमें गड़बड़ करता है कि यहां पे लिख लेता है पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 और काइनेटिक एनर्जी बोल दिया हाफ mv², और यहां पे लिख लेता है जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया qb और काइनेटिक एनर्जी 0, इक्वेट कर देता है और आंसर गलत आता है। क्योंकि जेई हर साल ऐसा कांड करता है कि कहीं ना कहीं बीच में फोर्स अपना डायरेक्शन बदल रहा, फोर्स अपना डायरेक्शन बदल रहा, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल जेई अगर पूछा, एक चार्ज स्फीयर, सॉलिड चार्ज स्फीयर, ठीक है, ये आप घर पे बनाइएगा, हिंट दे दिए, ठीक है। और कल हम सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करें, ठीक। अब इसमें जो भी बचा वो मैथमेटिक्स बचा, फिजिक्स खत्म हो गया। आपको चेक करना होगा कि क्या कहीं पे जीरो हो रहा है फील्ड, है ना, क्या कहीं पे फील्ड जीरो हो रहा, तो उसके लिए इन दोनों का फील्ड लिखोगे और इन दोनों का फील्ड लिखोगे, इक्वेट करना क्या कहीं जीरो हो रहा। अगर कोई रियल पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव साइड में, मतलब वहां पे फील्ड जीरो हो रहा, उससे बड़ा कोई पॉइंट डाल के देखना पॉजिटिव फील्ड आएगा, और उससे छोटा कोई पॉइंट डाल के देखना नेगेटिव फील्ड आएगा। कैसा फील्ड आएगा, निगेटिव। आप करके देखना, ऐसा नहीं कि जीरो के उधर भी वही फील्ड और इधर भी वही फील्ड आएगा, अलग अलग, एक साइड आएगा पॉजिटिव एक साइड निगेटिव। तो आप समझ जाओगे कि उस पॉइंट के इधर फील्ड पॉजिटिव है और इधर निगेटिव, तो हमको यहां तक नहीं पहुंचाना है, बेसिकली उसी पॉइंट तक पहुंचाना है ना। तो उस पॉइंट तक पहुंचाने का मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देना और वहां की पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा दूरी के हिसाब से। कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसा ही सवाल यही दिया था कि एक चार्ज स्फीयर है जिसका डेंसिटी रो है और एकदम पतला सा टनल यहाँ पे है कि इससे चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोला कि एक छोटा चार्ज क्यू को यहाँ से भेजना है अंदर, ठीक है, कितना रफ्तार दें कि इस एंड पे पहुंच जाए। बच्चा लोग क्या किया, यहाँ पोटेंशियल वहाँ पोटेंशियल इक्वेट करके गड़बड़ करके चला आया। इसमें बेसिकली देखो, आपको याद होगा कि अंदर में फील्ड कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ फील्ड कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, और आगे जाने पे फील्ड और मजबूत होता है, ρx/3ε0। तो इधर तक तो इसको रिपेल कर रहा होगा, लेकिन इधर फील्ड किधर हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इसमें सेंटर तक ही पहुंचाना था। यह सवाल भी जेईई में आया, इसमें उधर नहीं पहुंचाना था, पहुंचाना सेंटर तक था, उधर तो अपने आप चला जाएगा। और अगर एक बार सेंटर पे पहुंचा दिए तो अपने आप आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पे फोर्स देखो डायरेक्शन बदल रहा, फील्ड डायरेक्शन बदल रहा, जिसके कारण चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी डायरेक्शन बदल ले रहा। तो ऐसा सवाल एक दो बार नहीं, जेईई बहुत बार घुमा फिरा के पूछा, ठीक है। अरे समझ में आया। अब ग्रेविटेशन में भी पूछ सकता कि धरती में एक टनल खोद दी, एक पार्टिकल को यहां से फेंकना है कि उधर से निकल जाए, दूसरे साइड पहुंच जाए, तो सेम चीज बनेगा। अरे समझ में आ रहा है,
कि कुछ नहीं आ रहा, पक्का ना? तो ये लिख लो जल्दी से। तो इस तरह के सवाल आई होप हैंडल कर लोगे आप लोग, है ना, एनर्जी से रिलेटेड सवाल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बहुत समझ चुके हो, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ एनर्जी। एक टर्म आता है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी, अगर सही से सोचे तो सेल्फ एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। सेल्फ एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। बस इसमें ये इम्फेसिस दे रहे हैं सेल्फ एनर्जी में कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एनर्जी होती है, ना कि किसी एक बॉडी या एक पार्टिकल। इस इम्फेसिस पे जब हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं सेल्फ एनर्जी। अदरवाइज सेल्फ एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे एक पिछला एग्जाम्पल था कि एक रिंग है लेकिन ये फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और एक क्यू चार्ज को यहां से फेंके, है ना, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम किसका बोल देते थे? क्यू चार्ज का, है ना, स्मॉल क्यू का पोटेंशियल एनर्जी बोल देते थे। जबकि ये पोटेंशियल एनर्जी है किसका? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, है ना। किसका पोटेंशियल एनर्जी है? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ना कि क्यू का। लेकिन हम क्यों बोल देते हैं क्यू का पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि जो भी चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में किसके आता है? क्यू क्या आता है? वो तो फिक्स है भाई साहब। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि क्यू का पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ब्लॉक वाला, अगेन ब्लॉक वाला एग्जांपल, जैसे ब्लॉक को छोड़ते हैं तो अर्थ के काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आता नहीं, ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं? ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, mgh थी, जो कि हाफ mv² में कन्वर्ट हो गई, बट थी वो किसकी? सिस्टम। लेकिन हम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसको असाइन कर दिए? ब्लॉक। लेकिन जब हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं तो हमारा ये इम्फेसिस होता है कि देखो भाई ये एनर्जी सिस्टम की है, किसी एक की एनर्जी नहीं है। जैसे जैसे हम आपको बोलें कि Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, बीच का सेपरेशन R है, तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? सिस्टम का इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो आप बोलोगे कि इसको हम फिक्स मान लेते हैं सर, तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा K Q1/R और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2। तो सर ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2/R। अच्छा, दोनों अगर फिक्स नहीं है तो छोड़ोगे तो दोनों भागेगा। अगर मान लो दोनों कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है? सेम नेचर का चार्ज है, तो जैसे ही छोड़ोगे तो दोनों भागेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों को इंपार्ट होगी। अब अगर हम पूछें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसकी है? Q1 की है कि Q2 की है? दोनों की है, बोलना भी नहीं चाहिए। आप बोलोगे कि सर हम अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर ही नहीं सकते। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बात सब बोले हैं। जैसे वहां पे तो रिंग फिक्स था, तो चलो बोल दिए कि चलो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी मिलता किसको है? स्मॉल क्यू को। तो स्मॉल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो के क्यू बाय √x² प्लस L²। किसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल देते थे? क्यू की। थी वो भी सिस्टम की, थी वो भी सिस्टम की ही एनर्जी। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरह यहां पे देखो ये चीज ज्यादा क्लियर हो रहा है।
अब दोनों को छोड़ोगे, जैसे ही यहां पकड़ के रखे हुए थे r दूरी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे कि इसके कारण यहां पे पोटेंशियल लिख दिए k q1 q2 बाय r, यहां का पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसका? सिस्टम का। अच्छा, अगेन आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सर पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज के फॉर्म में डिफाइन करते थे, है ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिए, तो कहीं तो रेफरेंस लिए होंगे, कहीं तो रेफरेंस लिए होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट के केस में चार्जेस जब एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, मतलब दे आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड, तो हम बोलते हैं कि उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। मतलब एक चार्ज यहां है और दूसरा चार्ज इंफिनिटी पे है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल देंगे हम? जीरो है ना। तो क्या बोल देंगे? जीरो है। तो ये एक कन्वेंशन है। ये जो आया है ना, ये तो ये मान के ही आया कि इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो था, तभी तो ये आ रहा है, नहीं तो हाँ यहां पे वो तो पुट करके आप आंसर निकाल लोगे, लेकिन ये भी तो यही मान के आया था, अदरवाइज पोटेंशियल भी तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन कर नहीं सकते ना। तो हम के Q1 बाय R पोटेंशियल यही मान के लिख पाए थे कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल, हाँ, इसीलिए इसमें इंफिनिटी पुट करने पे जीरो आ जाता पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? उल्टा नहीं सोचने का, एज्यूम ऐसा किए थे इसलिए आ रहा है, इसलिए एज्यूम नहीं किए थे। समझ में आ रहा कुछ कुछ? तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की k q1 q2 बाय r, ये मान के हम लिखे हैं कि इन्फिनिटी पे जब ये इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, r दूरी पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r। ठीक है, अब यहां पे किसी एक को पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर पाना सही नहीं है, क्योंकि छोड़ने पे दोनों भागेगा, है कि नहीं? छोड़ने पे दोनों भागेगा। जैसे एक सवाल दे देते हैं कि मान लो एक Q1 चार्ज है, इससे अच्छा खासा दूर पे L डिस्टेंस पे एक Q2 चार्ज है, Q2 रेस्ट पे था, पकड़े हुए थे, ठीक है, इसको ऐसे फेंक दिए, उसको रफ्तार दे दिए, इसका मास m1 है और रफ्तार v1 u1 दे दिए मान लो। उस समय इसका मास क्या है? m2 और इसका रफ्तार क्या है? 0 उस समय, एट दैट टाइम। ठीक है, अच्छा, सेपरेशन इतना लार्ज नहीं है कि वो टाइम डायलेशन वाला दिक्कत आने लगे। याद आ रहा है जो स्टार्टिंग में बताए थे कि इसको इसके होने की खबर कितने देर में लगेगी, है ना? अरे है ना, ये जब मोशन में आएगा तो फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अभी उतने उस चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, काफी नजदीक। ठीक, रियलिटी में जब ये यू से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, ठीक है, तो वो आगे की बात है, उसको अभी इग्नोर मारते, बाद में आपको दिखा देंगे मैग्नेटिज्म में कि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में काफी छोटा आता है ना, तो इसीलिए उसको इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो उस पर बात ही नहीं करना चाहिए, अभी उसको भेज दिए। सवाल है कि ये जब इधर आएगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और उस पर फोर्स उधर लगेगा, दोनों सेम नेचर का, तो उसका रफ्तार कम होगा और इसका रफ्तार बढ़ेगा। तो पहले ये तेजी से इसके करीब आएगा, ठीक है, ये भी बढ़ रहा होगा, और एक स्थिति ऐसा आएगा जब इसका रफ्तार इसके रफ्तार से ज्यादा हो जाए तो फिर सेपरेशन बढ़ने लगेगा। नहीं समझ में? अरे इसको फेंके तो ये गया 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 गया, उसका रफ्तार बढ़ने लगा, इसका रफ्तार घटने लगा। एक स्थिति ऐसा आएगा कि इसके रफ्तार से ज्यादा उसका रफ्तार हो जाएगा तो वो अब आगे निकल जाएगा और इनका सेपरेशन बढ़ने लगेगा। तो शुरू में सेपरेशन घटेगा, फिर सेपरेशन बढ़ेगा, जस्ट लाइक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक ब्लॉक है, स्प्रिंग है, दूसरा ब्लॉक है, पीछे वाले को ऐसे मारते थे तो दोनों करीब जाते थे, फिर ऑसिलेट कर देते, कुछ ऐसा याद आ रहा? हाँ, तो यहाँ पे तो ये रीस्टोरिंग नहीं है, ये तो एक बार दूर चला जाएगा तो जाता ही रहेगा, है ना। स्प्रिंग ब्लॉक में तो फिर से ऐसे ऐसे करता था, है ना। तो उसमें भी निकाले थे मैक्सिमम सेपरेशन या मिनिमम सेपरेशन,
याद आ रहा है? तो वही कहानी कुछ यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द लीस्ट सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, व्हाट विल बी द लीस्ट सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल, या इसी को बोलते हैं मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल। ठीक है, ट्राई करो। देखो जब जब मिनिमम पे होगा, पहले इसका रफ्तार घटेगा और इसका रफ्तार बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल है ना, तो ये भी इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा। जब इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा उस समय दोनों का रफ्तार सेम हो जाएगा, और इसका रफ्तार घटते घटते और इसका बढ़ते बढ़ते सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस पर फोर्स तो उधर ही लग रहा, उसका रफ्तार और बढ़ेगा, और इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डीएक्सीलेट होकर इसका रफ्तार कम होगा, है ना, तो सेपरेशन बढ़ने लगेगा। मतलब फॉर मिनिमम सेपरेशन दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सेम। तो मान लेते हैं उस सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटी, उस समय जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो d मान लेते हैं, है ना, और दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर इन दोनों को हम सिस्टम ले लेते हैं, इन दोनों को, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे और इस पे एक्ट कर रहा है, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है ना, तो इसका मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं m1 u1 बराबर m1 प्लस m2 v। अरे लिख सकते हैं, तो यहां से v आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v। लेकिन v तो निकालने नहीं दिया था, दिया क्या था? मिनिमम सेपरेशन बताना। तो ऐसा करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वर्क करने वाला एकमात्र फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तो पहले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? तो k q1 q2 बाय l प्लस हाफ m1 u स्क्वायर बराबर, बाद में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? k q1 q2 बाय d प्लस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दोनों का रफ्तार तो सेम ही होगा, तो लिखोगे हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। तो उसमें कितना अननोन दिख रहा है? l अननोन नहीं है, u अननोन नहीं है, d अननोन है, v अननोन नहीं है, क्योंकि v यहां से निकल जाएगा। डालोगे उसमें d का वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अरे ये समझाने के लिए अब आंसर निकालना कोई जरूरी नहीं, नंबर्स दिया रहेगा, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो देखो हम लोग वापस सेल्फ एनर्जी पे आते हैं। तो सेल्फ एनर्जी को बेसिकली डिफाइन किया गया, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट और असेंबल अ सिस्टम। इसका क्या मीनिंग है समझते हैं थोड़ा। मान लो हम पूछें कि ये Q1 चार्ज है, ट्रायंगल है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, सेपरेशन A A A। ठीक है, हम आपसे पूछें कि बताओ इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी क्या है? बताओ इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी क्या है? ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे सोचें। दो तरीका बताएं, ठीक है।
दोनों का मैथमेटिक्स भी लिखेंगे, उससे घबराना मत, तरीका सीखना पहले, ठीक है। इस सिस्टम को बनाने का मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले सब चार्ज कितने दूरी पे थे, इन्फिनाइटली सेपरेटेड थे, है ना। वहां से सिस्टम को बनाना है तो इन्फिनिटी से पहले Q1 को लाए। किसको लाए? Q1। तो कितना वर्क करना पड़ा होगा? 0। कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना, जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अब ये आ चुका है, अब जब दूसरा चार्ज Q2 लाएंगे, है ना, जब दूसरा चार्ज Q2 लाएंगे तो अब हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अब वर्क करना पड़ेगा कि Q1 Q2 बाय A। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए? तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट इज, और स्लोली लाए हैं तो दैट इज ऑल्सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको जब यहां रखोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? के Q1 Q2 बाय A। अरे हो जाएगा ना, अरे इसको इन्फिनिटी से लेके आए ना, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो वर्क करना पड़ा होगा, जो वर्क करना पड़ा होगा वही तो स्टोर हुआ होगा। अरे है कि नहीं? चल ठीक। अब जब तीसरा चार्ज लाएंगे, ये है W2, ये है W2, इसको समझ में नहीं आया? नहीं आया ना। पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट इज ऑल्सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अरे है ना, तो उस चार्ज को लाए तो कोई फील्ड नहीं था तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जब इस चार्ज को लाओगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के Q1 Q2 बाय A। हाँ हाँ, पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक। तो बिल्कुल, तो पहला चार्ज लाया उठा के इन्फिनाइट से, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा एजेंट को, तो वर्क डन क्या हो गया? 0। दूसरे चार्ज को जब लाए हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q1 Q2 बाय A। तो यही वर्क तो एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा होगा। अब जब तीसरे चार्ज को लाएंगे तो वो इन दोनों के प्रेजेंस में आएगा। अरे आएगा, जब तीसरे चार्ज को यहां लाएंगे तो वो तो इन दोनों के प्रेजेंस में आएगा, तो जो वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से देखना हम लिख रहे हैं और जो डाउट होगा वो बताना। Q3 जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा Q3 के Q1 बाय A प्लस के Q2 बाय A। ये क्या है? तो भाई तीसरे को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इस पॉइंट का पोटेंशियल के Q1 बाय A, के Q2 बाय A मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो ये हो गया W3। तो टोटल वर्क डन इस सिस्टम को बनाने में, जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा? W1 प्लस W2 के Q1 Q2 बाय A प्लस W3 के Q1 Q3 बाय A प्लस के Q2 Q3 बाय A, है ना। मतलब किसी सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप बोलो हर जोड़ा का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, हर जोड़े का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। देखो ना, सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, या इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हो, सब लिख दिए। और वही क्या हो गया? सेल्फ एनर्जी। यही हमको वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को बनाने में, है ना। और इस सिस्टम को तोड़ेंगे तो कितना एनर्जी वापस मिलेगा? यही एनर्जी वापस मिलेगा। तो यहां पे अगर पूछ दे सेल्फ एनर्जी कितना है इस सिस्टम का, यू सेल्फ, तो वो यही W के बराबर हो जाएगा।
अब ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। डी 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 Q1 Q2 Q3 Q4, इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी या इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी। तो आप लिखोगे कि आप अब तो समझ गए हो, बारी बारी क्यों आप लाएंगे, अब तो समझ गए, है ना। तो हर पेयर का लिख दें, U बराबर K Q1 Q2 बाय D प्लस K Q1 Q3 बाय D प्लस K Q1 Q4 बाय D प्लस K Q2 Q3 बाय D प्लस K Q2 Q4 बाय D प्लस K Q3 Q4 बाय D। देखना कोई भी पेड़ छूटे नहीं छूटेगा। हाँ तो इन्फिनिटी पे 0 मान लिया ना, तो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इन्फिनिटी पे जब था इन्फिनाइटली सेपरेटेड था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। अब वहाँ से लाना शुरू किया तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इनिशियल 0 है। समझ में आया, क्योंकि इनिशियल 0 है। ये लिख पाओगे। जोड़ा लगाना सबसे अच्छा है, पहले वाले के साथ सबका जोड़ा लगाओ, फिर दूसरे वाले के साथ सबका जोड़ा लगाओ, और हमेशा बाद वाले से शुरू करो। देखो Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 फिर Q2 Q3, क्योंकि इसका पहले वाले से बन चुका, Q2 Q4 फिर Q3 Q4, तो Q4 के साथ तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा पेयर बन गया। देख लो ध्यान से, है ना। डर लग रहा है, जल्दी से लिखो, फिर इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो बता देते हैं। चल, यहां पे हम थोड़ा सा भावनाओं में बह गए, है ना। इसको करेक्ट करो। Q1 और Q3 के बीच का सेपरेशन क्या है, √2D, है ना। और Q4 और Q2 के बीच का सेपरेशन भी क्या है, √2D। ठीक है, तो भावनाओं में ना बहे, हम बस लिखते चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली ऐसे लिख देता है तो बच्चा डर जाता है। देखो ये क्या बोल रहा है, K Q1 Q2 बाय उनके बीच का सेपरेशन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ J इज ग्रेटर देन I, डबल समेशन है, बिल्कुल डबल समेशन होना चाहिए, पेयर बना रहे हैं, है ना, इसलिए डबल समेशन है। मतलब पहले इसको 1 पुट करना और उसके बाद ये कहाँ से शुरू होगा, 2 से, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 n। ठीक है, उसके बाद समेशन ये फिर 2 हो जाएगा, तो फिर ये 2 3 2 4 2 5 2 6। समझ में आ रहा है, और सारा का सम करोगे तो यही आएगा ना। अरे देखो ना, इसी चीज को लिखे हैं। अरे सारे 1 वाले को एक साथ ले लो तो यहाँ पे दिखेगा 1, और यहाँ 1 2 3 चेंज होता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत डरना नहीं है। इसका कहना यही है कि सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। यहां तक में कोई दिक्कत। अब इसी को थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं तो एक और फॉर्मूला अपने पास आएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें था कि सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी चुपचाप लिख दी, तो दोनों कई बार आसान हो जाता है ना, तो दोनों आना चाहिए। कई बार ये आसान हो जाता है और कई बार दूसरा वाला आसान हो जाता है। ठीक है, चल दूसरा वाला बताते हैं। ऐसा करते हैं, यहां से शुरू करते हैं Q1 से।
इस जगह पे पहले पोटेंशियल लिखो। इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा? के Q2 बाय डी प्लस के Q3 बाय √2d प्लस के Q4 बाय डी, और उसको वहां के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो और इसको यहां के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस उसी तरह यहां का पोटेंशियल लिखो, के Q1 बाय डी प्लस के Q3 बाय डी प्लस के Q4 बाय √2d, और उसको वहां के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा, जहां पे पोटेंशियल लिख रहे हैं खुद के उस चार्ज के कारण, तो वहां पे पोटेंशियल नहीं लिखते। ठीक है, Q3 के कारण भी यही करो, के Q1 बाय √2d प्लस के Q2 बाय डी प्लस के Q4 बाय डी, मतलब पोटेंशियल एट ith पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय ith चार्ज। नहीं समझ में? पोटेंशियल एट ith पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय ith चार्ज। ठीक, प्लस के Q1 बाय डी प्लस के Q2 बाय √2d, फोर्स के लिए लिख रहे हैं, प्लस के Q3 बाय डी मल्टीप्लाइड बाय Q4। ठीक है, सबको जोड़ो। यहां पे सारा पेयर दो दो बार आता है। जब ऐसे लिखोगे ना इस मेथड से, तो सारा पेयर क्या आएगा? दो दो बार आएगा। जब सिंपल पेयर लेके लिखे तब तो सब एक एक बार आया, और वही सेल्फ एनर्जी है। लेकिन यहां पे जब ऐसे लिखोगे कि पोटेंशियल एट ith पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय ith चार्ज, तो सारा का सारा पेयर दो दो बार आएगा। लिख के देखो, एक्सपेंड करके देखो इसको, सारा का सारा पेयर दो बार आएगा। दैट मीन दिस इज नॉट योर सेल्फ एनर्जी, रदर देन दिस इज ट्वाइस ऑफ योर सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी चाहिए तो क्या करो? हर जगह के चार्ज को वहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, समेशन करो, आधा कर दो, है ना? तो ये हो गया मेथड 1। और मेथड 2, पहले इसको अच्छे से एक्सपेंड करो। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सपेंड करके वो लिख लो, तो और हाफ को इस साइड ले आना। ठीक है, हाफ को इस साइड ले आना। देखो मेथड 2 ये है। मेथड 2 में क्या है? हाफ समेशन QI VI। यहां पे VI क्या है? तो VI इज द पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ ith चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। कोई दिक्कत? हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट निकाल लो। सीट में JEE 2003 का एक क्वेश्चन है, Q वाला, उसका सेल्फ एनर्जी पूछ रहा है। फाइंड द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। 2003 वाला सवाल निकाल लो, बाकी कोई स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, चलो, इसमें बोल रहा है कि इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो मतलब सेल्फ एनर्जी का नेगेटिव, है ना? तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी या तोड़ने में
कितना एनर्जी रिलीज होगा, है ना, सबको इन्फानाइट पे पहुंचा देना, है ना, तोड़ के। मतलब जो सेल्फ एनर्जी है उसका नेगेटिव। अरे इन्फानाइट से ला के जमा करोगे तो वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ा होगा, तोड़ोगे तो वही एनर्जी वापस मिल जाएगा। यानी सेल्फ एनर्जी निकालो और उसका निगेटिव साइन कर दो, ठीक है। चल अब ध्यान से देखो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो सेल्फ एनर्जी निकालने का दो तरीका। क्या तरीका बताओ? हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाओ, ठीक है। तो मैथ से जोड़ लेना कितना पेयर बनेगा, ठीक है, मैथ से जोड़ लेना कितना पेयर बनेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना। अगला, अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो यहां पे वो वाला मेथड फास्ट है। कौन सा वाला? पोटेंशियल एट ए पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय वहां का चार्ज, ठीक है। तो बोलोगे सर उस हिसाब से भी तो लिखना पड़ेगा हर जगह, यानी 8 जगह का पोटेंशियल, हाँ 7 के कारण पोटेंशियल और चार्ज नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस क्यू के चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इस क्यू के चारों तरफ यहां पे माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, और डायगोनली भी माइनस क्यू, कोई दिक्कत? और यहां प्लस। हर प्लस क्यू का देखो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही, हर प्लस क्यू की कहानी आई, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, डायगोनली माइनस क्यू और फेस डायगोनल पे प्लस क्यू, है ना। मतलब एक प्लस क्यू का लिख के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 प्लस क्यू है। देखो उस पोजीशन पे पोटेंशियल सबके कारण लिख देंगे और उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा 4 डब्बा बनेगा। अरे जैसा इस प्लस क्यू का बना वैसा इस प्लस क्यू का, वैसा इस प्लस क्यू का, वैसा इस प्लस क्यू का, तो वो डब्बा मल्टीप्लाइड बाय 4 और दूसरा डब्बा माइनस क्यू के साथ खेलो, तो उस माइनस क्यू के पोजीशन पे सबके कारण लिखना पड़ेगा, 7 के कारण लिखना पड़ेगा पोटेंशियल, ठीक है। और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुना करोगे, जोड़ दोगे, 2 डब्बा आएगा, ओवरऑल उस डब्बा को हाफ से डिवाइड कर दोगे। नहीं समझ में? अरे यहां पे रिपीटेशन है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कुछ इतना मजेदार बनाया ना कि चारों में से कोई चार्ज पकड़ो तो उसका जो एक तरह से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, है ना। फर्क पड़ेगा, यहां का पोटेंशियल बाकी के कारण आएगा और यहां का पोटेंशियल बाकी के कारण आएगा। सेम ही आ रहा? अब एक में ये नहीं आएगा, एक में वो नहीं आएगा, लिख के देखो अंतर आएगा। 7 के कारण आएगा, ठीक है, हाँ। एक प्लस है तो इसके बदले कहीं एक माइनस होगा, और वो माइनस है तो उसके बदले कहीं प्लस होगा, करके देखो समझ में आएगा। करो ना तुम, फर्क आएगा, ठीक है। चलो हम प्लस क्यू के कारण लिखते हैं, यहां पे पोटेंशियल लिखते हैं पहले, तो के क्यू, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल इसके कारण टिक लगाते जाना, माइनस के क्यू बाय ए, अरे होगा माइनस के क्यू बाय ए, तो इसके कारण भी माइनस के क्यू बाय ए और इसके कारण भी माइनस के क्यू बाय ए, तो माइनस 3 के क्यू बाय ए। कोई दिक्कत? अच्छा के बाहर ले लिया, ठीक, अब ठीक है। चलो आगे लिखे, अभी इसका लिख रहे हैं प्लस क्यू का। चलो ये माइनस वाला कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब ये माइनस है, माइनस के क्यू
बाय √3a होगा, और ये माइनस कवर हो गया। अब ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 2k³ बाय √2a। अबे ये फेस डायगोनल है, तीसरा कहाँ, एक ऊपर, हाँ 3, तो 3 3 6 1 7, 7 के कारण पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। -q, अब यहां पे पोटेंशियल लिखेंगे और उसको -q से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चल, इस -q से 3q, 1 2 3q a दूरी पे, तो प्लस 3k³ बाय a। तो ये और ये चला गया। अच्छा, ये बॉडी डायगोनल पे है, सॉरी फेस डायगोनल पे, और ये भी फेस डायगोनल पे, ये भी फेस डायगोनल पे, तो -3k³ बाय √2a, ठीक है। अरे होगा, और प्लस k³ बाय √3a, ठीक। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से डिवाइड करोगे, तो ये सेल्फ एनर्जी आएगा। लेकिन हमको चाहिए जो एनर्जी लिबरेट हो रहा है, ठीक है। एक लाइन में आंसर आया, और अगर जोड़ा बनाते तो बनाते रह जाते। अरे जोड़ा बनाते तो बनाते रह जाते ना, कुछ ना बुझाई। हाँ पूछना, तू परेशान क्यों, पूछ, तो लिखना और जोड़ के देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं। चलो देखो, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए होलो चार्ज स्फीयर है मेथड 1। मेथड 1 मतलब क्या है, इन्फिनिटी से चार्ज को ला के जमा करना, ला के जमा करना। पहला मेथड यही था ना। और दूसरा मेथड क्या है, किसी जगह पे पोटेंशियल लिख दो, वहाँ के 4 से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ कर दो, समेशन करके हाफ कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहला मेथड, मान लो हम इन्फिनिटी से चार्ज ला के जमा कर रहे हैं इस स्फीयर पे, ठीक है। और किसी इंटरमीडिएट स्टेट में इस पे कितना चार्ज आ चुका है, क्यू चार्ज आ चुका। इस क्यू चार्ज के कारण इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k³ आया। हमको चार्ज कितना इस पर डालना है, टोटल कैपिटल Q डालना, मतलब एक जो कैपिटल Q चार्ज का स्फीयर है उसको बनाने में कितनी एनर्जी लगती है, मेरा ये इंटरेस्ट है। तो लाते लाते अभी इंटरमीडिएट स्टेट में कितना चार्ज आ चुका है, Q चार्ज आ चुका है, स्मॉल q। तो उसके कारण स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो चुका होगा, k³/r। अब अगर छोटा सा चार्ज dq लाओगे तो dq को लाने में 0 वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा ना, तो उस dq को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी k³/r dq, k³/r dq। ऐसे लाना है, जोड़ते जाना, चार्ज लाते जाना है, एनर्जी जोड़ते जाना, W1 + W2 + W3, याद आ रहा है।
अरे समेशन को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं कंटिन्यूअस में, कुछ नहीं समझ। मेथड नंबर 2, इस स्फीयर पे क्यू चार्ज लाना है, ठीक है। तो क्यू चार्ज आ चुका है, ठीक है। इस क्यू के कारण किसी पर्टिकुलर जगह पे एक छोटा सा डी क्यू चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं, एकदम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। इस जगह पे इस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। अरे अगर क्यू चार्ज आया तो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन यहां पे इस डी क्यू के कारण पोटेंशियल भी लिखा गया गलती से, आप देखो, क्योंकि क्यू में डी क्यू इंक्लूडेड है, और अभी तक जो हम करते आए हैं उसमें उस पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल नहीं लिखते। सुनो, हम जो किए थे दूसरा मेथड, उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाकी चार्जेज के कारण पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय वहां का चार्ज। इसमें एक चीज गड़बड़ की है, बाकी चार्जेज के कारण पोटेंशियल की जगह पे हम लिख दिए टोटल चार्ज के कारण पोटेंशियल। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है ना, उसके कारण जो वहां पे पोटेंशियल है दैट कैन बी इग्नोर्ड, दैट कैन बी इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर किया जाता है आगे बताएंगे, ऐसे ही नहीं बोलेंगे। यहां पे एक डाउट हम अराइज करा दिए कि यहां पे पोटेंशियल लिखना था तो किसके कारण लिखना चाहिए था, Q माइनस डी क्यू के कारण, लेकिन हम लिख दिए पूरे के कारण, मतलब हम उस डी क्यू का पोटेंशियल इग्नोर कर दिए, है ना। डी क्यू का नजदीक में जो खुद का पोटेंशियल है वो हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। चलो, तो बाकी के कारण यहां का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर मल्टीप्लाइड बाय यहां का चार्ज डी क्यू समेशन हाफ। अच्छा, यहां पे क्यू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये पूरे स्फीयर का जो चार्ज है उस वेरिएबल है, सिर्फ कौन इंटीग्रेट होगा, वो स्मॉल क्यू। अरे होगा तो 0 से क्यू, रिपीट होगा ना, फिर यहां पे बाकी के कारण पोटेंशियल लिखेंगे और वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे जगह बाकी के कारण पोटेंशियल लिखेंगे, तो रिपीट होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल वही मेथड नंबर 2 है। अरे पर्टिकुलर जगह पे बाकी के कारण पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय वहां का चार्ज। नहीं समझ में आ रहा है पक्का। तो ये आ जाएगा हाफ के क्यू बाय आर, और क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, तो ये आ जाएगा हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। देखो सेम आ गया, मेथड दोनों समझ में आया। और अगर दोनों मेथड समझ में आ गया तो दोनों मेथड से आपको निकाल के आना है सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी। ये अच्छा समझ आ गया, उन्हें अच्छा समझ में आया। वो अच्छा से नहीं समझ में आया। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, सारे चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल लिखो ith पोजीशन पे, तो इस पूरे के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। स्फीयर का कारण सरफेस पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, और यहाँ पे चार्ज कितना माने, छोटा सा चार्ज डी क्यू, तो इसको मल्टीप्लाई किए के क्यू बाय आर डी क्यू समेशन। लेकिन ऐसा जब करोगे हर जगह पूरे के कारण पोटेंशियल और वहाँ का चार्ज, तो दुगुना 2 पेयर आता था, याद करो। अरे यार पेयर रिपीट हो जाता था, उसमें है अलग अलग ला के जमा किए हम पहला मेथड, और इसमें है कि सबके कारण पोटेंशियल लिख के वहाँ के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें आधा करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट में क्यू आ चुका है ना, यहाँ पे छोटा छोटा चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू ला के स्फीयर पे जमा कर रहा है, पहले वाला मेथड। तो डी क्यू लाते लाते अब मान लेते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेट में कितना चार्ज आ चुका है, क्यू। तो अब डी क्यू, अगली बार डी क्यू लाने में आप कितना वर्क करना पड़ेगा, के क्यू बाय आर डी क्यू, इंटीग्रेट कर दो, क्यू का वैल्यू 0 से क्यू तक लाना है ना। पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर क्यू चार्ज आ जाएगा, तो हो गया।
तो वो मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। इसी तरह किस में करना है, सॉलिड स्फीयर में चार्ज जमा करते जाना, जमा करते जाना, पहला मेथड। और दूसरा मेथड सारे चार्ज के कारण कहीं पे पोटेंशियल लिख देना है ना, और वहां के चार्ज से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके आधा कर देना। समझ में? सारे बाकी सारे चार्जेस के कारण कहीं पे पोटेंशियल लिख दो, वहां पे dq चार्ज होगा, उससे मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, तो यहां पे हर पेयर रिपीट हो रहा होगा ना, तो हाफ करना पड़ेगा, मेथड नंबर 2। और एक मेथड बताएंगे एनर्जी डेंसिटी मेथड, थर्ड मेथड, वो दोनों में अप्लाई होगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मेथड। कोई दिक्कत? यहां तक सब कुछ नोट कर लो जल्दी से।